आज सिर्फ विपक्ष ही नहीं, पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद भाषण सुनना चाहता था। कल राहुल गांधी ने जिस तरीके से सदन में अडानी समेत कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा था और जिस तरह से सदन में पोस्टर लहराते हुए आरोप लगाए थे, उसके बाद यह तय हो गया था कि राहुल गांधी की बाउंसर का करारा जवाब मिलने वाला है। आज ठीक वैसा ही हुआ। राहुल के आरोपों की बाउंसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार सिक्सर लगा दिया। वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी को लेकर लगाए गए आरोपों पर एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन बिना नाम लिए उन्होंने सिर्फ कांग्रेस या राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष को घेर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, कटाक्षों में और आलोचनाओं का ऐसा वहां संगम देखने को मिला जिसमें विपक्षी नेताओं को कई बार डुबकी लगानी पड़ी। सबसे पहले हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की 5 मुख्य बातें बताना चाहते हैं। पीएम मोदी ने अडानी पर पूछे गए सवालों का सीधा जवाब ना देते हुए देश की आर्थिक प्रगति के कुछ आंकड़े पेश किए। पीएम मोदी ने राहुल गांधी ही नहीं, पूरे विपक्ष को अपने निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी निशाना साधा। उन्होंने लाल चौक पर तिरंगा फहराने वाली बात पर खुद के साथ हुई एक घटना का जिक्र करते हुए भारत जोड़ो यात्रा को कमतर बताया। पीएम मोदी ने कांग्रेस के बेरोजगारी वाले सवाल पर यह कहकर कटाक्ष किया कि उसने बेरोजगारी के नाम पर केवल कानून दिए, काम नहीं किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर मौके को मुसीबत बना लेने का भी कटाक्ष किया। उनका इशारा कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में घोटालों पर था। वैसे पीएम नरेंद्र मोदी के आज के संबोधन में खास चर्चा ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पर भी हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के सभी नेताओं को ईडी का धन्यवाद देने के लिए कहा और पीएम मोदी ने कटाक्ष करते हुए यह कहा कि विपक्ष को एक मंच पर लाने का जो काम जनता नहीं कर पाई, वो काम ईडी ने कर दिया। आपको बता दें कि केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर विपक्ष के नेता लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं और इसलिए प्रधानमंत्री ने आज उन पर भी अपने वार कर दिए। सदन में भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया और मैंने देखा कि बहुत सारे विपक्ष के लोग इस विषय में सुर मिला रहे थे। मिले मेरा तेरा सुर। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था देश की जनता, देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने एक लोगों को एक मंच पर ला दिया है। और इसलिए जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए। कल जब राहुल गांधी ने सदन में अपनी बात रखी तो उस पर लगातार वाहवाहियों का सिलसिला शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर भी लगातार राहुल गांधी के भाषण को लेकर तमाम बड़ी बातें की जा रही थी। तो राहुल गांधी के भाषण की वाहवाही करने वालों पर भी पीएम मोदी ने कटाक्ष किया और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम उछलने लगता है। पीएम मोदी ने जिगर मुराबादी का एक शेर पढ़ा, यह कहकर हम दिल बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कटाक्ष में ही यह शेर राहुल गांधी के खास समर्थकों और पूरे इकोसिस्टम के लिए पढ़ा, जो उन्हें एक दिन देश के सबसे बड़े नेता के तौर पर देखना चाहते हैं। कुछ लोगों के भाषण के बाद पूरा इकोसिस्टम समर्थक उछल रहे थे। पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था और कुछ लोग तो खुश होकर के कह रहे थे, ये हुई ना बात, बड़ा शायद नींद भी अच्छी आई होगी, शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे।
ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है, ये कह कह कर के हम दिल को बहला रहे हैं, ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आर्थिक प्रगति की बात कहकर कांग्रेस पर एक ऐसा कटाक्ष किया जो उन्हें बहुत चुभा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के 2009 से लेकर 2014 तक के कार्यकाल को घोटालों का कार्यकाल बताया। उन्होंने अपनी सरकार के दौरान देश की आर्थिक प्रगति के लिए किए गए कार्यों का भी जिक्र किया और कांग्रेस पर हर मौके को मुसीबत बना लेने की बात कही। उनका इशारा कांग्रेस कार्यकाल के दौरान हुए घोटालों पर था, जिसने देश विदेश में कांग्रेस की छवि खराब की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक कांग्रेस कार्यकाल में देश में कई ऐसे मौके आए जब विश्व पटल पर अपनी पहचान बना सकते थे, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इन मौकों को अपने लिए ही मुसीबत बना लिया। उनका इशारा उन घोटालों पर था जो यूपीए कार्यकाल में हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2010 में हुए कॉमनवेल्थ घोटाले का भी जिक्र करते हुए कहा कि जब युवाओं की ताकत पेश करने का मौका था, तब कांग्रेस कॉमनवेल्थ में घोटाला करने पर बिजी थी। उन्होंने यह भी कहा कि जब देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का समय था, कुछ नया सोचने का वक्त था, तब कांग्रेस 2G घोटाला करने में बिजी थे। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा, सबसे घोटाला। वही 10 साल, यूपीए के वो 10 साल, कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा। 10 साल हर नागरिक असुरक्षित था। चारों तरफ यही सूचना रहती थी कि कोई अनजानी चीज को हाथ मत लगाना, अनजानी चीज से दूर रहना, वही खबरें रहती थी। 10 साल में जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हिंसा ही हिंसा देश का शिकार हो गया था। उस 10 साल में भारत की आवाज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इतनी कमजोर थी कि दुनिया सुनने तक तैयार नहीं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी निराशा का कारण यह भी है आज जब देश की क्षमता का परिचय हो रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य खिल रहा है, खुल करके सामने आ रहा है। लेकिन देश का सामर्थ्य तो पहले भी था, लेकिन 4 से लेकर 14 तक इन्होंने वो अवसर गंवा दिया। और यूपीए की पहचान बन गई, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया। जब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उछल रहा था, उसी समय ये 2G में फंसे रहे। मौका मुसीबत में। सिविल न्यूक्लियर डील हुआ। जब सिविल न्यूक्लियर डील की चर्चा थी, तब
ये कैश फॉर वोट में फंसे रहे। ये खेल चले। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। भारत को दुनिया के सामने भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन फिर मौका मुसीबत में और सीडब्ल्यूजी घोटाले में पूरा देश दुनिया में बदनाम हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते थे कि कांग्रेस कार्यकाल में हुए घोटाले यूपीए की दुखती रग है, इसलिए उन्होंने घोटालों का जिक्र करते हुए ये बताने की कोशिश की कि कांग्रेस ने अपने राज में देश की प्रगति से ज्यादा खुद की प्रगति के बारे में सोचा था। हम आपको वर्ष 2009 से लेकर 2014 तक के यूपीए कार्यकाल में हुए 10 घोटालों के बारे में आज फिर से बताते हैं। इसमें पहला नाम आता है 2G घोटाला। इस घोटाले में आरोप लगे कि मोबाइल स्पेक्ट्रम को कम कीमत पर चुनिंदा लोगों को दे दिया गया। इसी दौरान कोयला घोटाला हुआ, जिसमें कोयले की खदानें सस्ते दामों पर चुनिंदा राजनीतिक प्रभावों वाले लोगों को दिए जाने का आरोप है। कैश फॉर वोट घोटाला, इसमें आरोप है कि कांग्रेस ने अपनी सरकार को बहुमत साबित करने के लिए खरीद फरोख्त की थी। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला भी इसमें शामिल है। इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान कमीशन खोरी और हर स्तर पर घोटाले का आरोप है। एक और नाम है अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले का भी। इसमें हेलीकॉप्टर की खरीद में कमीशन खोरी का आरोप लगा है। आदर्श सोसाइटी घोटाला भी हुआ। मुंबई में शहीदों के परिवारों के लिए बनाए गए घरों को राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों को देने का आरोप लगा। स्कॉर्पियन पनडुब्बी घोटाला भी हुआ। इसमें रक्षा सौदों में कमीशन खोरी का आरोप लगा। देवास घोटाला हुआ, जिसमें प्राइवेट कंपनी बनाकर इसरो के साथ ठगी करने का भी आरोप लगा। टाटा ट्रक घोटाला हुआ, इसमें भी रक्षा सौदों में कमीशन खोरी का आरोप लगा। आईएनएक्स मीडिया घोटाला हुआ, इसमें मीडिया लाइसेंसिंग में कमीशन खोरी का आरोप भी लगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोटालों का जिक्र तो किया ही, साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की तारीफ भी की। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वर्ष 2009 से 2014 का दशक लॉस्ट डिकेड के तौर पर जाना जाएगा और केंद्र सरकार की आज की नीतियों की वजह से ही वर्ष 2030 भारत का दशक कहा जाएगा। सदी के दूसरे दशक में देश पर इतने आतंकी हमले हुए। 2008 के हमलों को कोई भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकवाद पर सीना तान कर आंख में आंख मिला करके हमले करने का सामर्थ्य नहीं था। उसे चुनौती को चुनौती देने की ताकत नहीं थी और उसके कारण आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते गए और पूरा देश 10 साल तक खून बहता रहा। मेरे देश के निर्दोष लोगों का वो दिन गए थे जब देश के लिए जरूरत थी और निराशा के मूल में ये चीजें पड़ी हुई है। सब उभर करके आ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बात को हिंदुस्तान हर पल याद रखेगा कि 2014 के पहले का जो दशक था द लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा और इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि 2030 का जो दशक है ये इंडिया डेकेड है पूरे विश्व के लिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, थैंक यू शशि जी। बंटवारा हो गया, बंटवारा। बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई तो मेहनत करके आएगा, कोई तो एनालिसिस करके कोई आलोचना करेगा ताकि देश को कुछ लाभ हो। लेकिन 9 साल आलोचना ने आरोपों में गंवा दिए जिन्होंने, सिवाय आरोप, गाली गलौज, कुछ भी बोल दो, इसके सिवाय कुछ नहीं किया। गलत आरोप। और हाल ये चुनाव हार जाओ, ईवीएम खराब, दे दो गाली। चुनाव हार जाओ, चुनाव आयोग को गाली दे दो। क्या तरीका है? अगर कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आया
तो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे तो उसकी आलोचना कर दो। अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, माननीय अध्यक्ष जी, अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो जांच एजेंसियों को गाली दो। अगर सेना पराक्रम करे, सेना अपना शौर्य दिखाए और वो नैरेटिव देश के जन जन के अंदर एक नया विश्वास पैदा करे, तो सेना की आलोचना करो, सेना को गाली दो, सेना पर आरोप करो। 29 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर के लाल चौक पर खत्म हुई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और यूपीए में शामिल उनके कई साथी राहुल गांधी के साथ वहां मौजूद थे और ये तस्वीरें उस वक्त की है। राहुल गांधी ने अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर कश्मीर में सब ठीक है तो वो जम्मू से श्रीनगर की यात्रा करके दिखाएं। इसी चुनौती का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सदन में दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सीधा जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने भाषण के जरिए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लाल चौक पर तिरंगा फहराने वाली घटना पर अपना एक संस्मरण बताया। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल में हुए आतंकवादी हमलों का जिक्र किया। उन्होंने 26/11 का जिक्र करते हुए इसे कांग्रेस की नाकामी बताया। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लाल चौक पर तिरंगा वाली घटना पर कहा कि पिछली शताब्दी में जब आतंकवाद चरम पर था, तब वो आतंकवादियों की चुनौती के बावजूद तिरंगा फहराने गए थे। उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते, घूम सकते, फिर सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में, आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था। और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस समय, और कहा था देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे। और उस दिन 24 जनवरी थी, मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा, और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। वो समय था माननीय अध्यक्ष जी। और जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया, उसके बाद मैंने मीडिया के लोग पूछने लगे, मैंने कहा था कि आमतौर पर तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब भारत का तिरंगा लहराता है तो भारत के आयुध, भारत के बारूद सलामी देते हैं, आवाज करके देते हैं। मैंने कहा आज जब मैं लाल चौक के अंदर तिरंगा फहराऊं, दुश्मन देश का बारूद भी सलामी कर रहा है, गोलियां चला रहा था, बंदूकें बम फोड़ रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जो शांति आई है, आज चैन से जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में
हर घर तिरंगा का सफल कार्यक्रम होते हैं। मुझे खुशी है, कुछ लोग हैं जो कभी कहते थे तिरंगे से शांति बिगड़ने का खतरा लगता था, कुछ लोगों को ऐसा कहते थे कि तिरंगे से जम्मू कश्मीर में शांति बिगड़ने का खतरा लगता था। वक्त देखिए, वक्त का मजा देखिए, अब वो भी तिरंगा यात्रा में शरीक हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, उसी समय अखबारों में खबर आई थी कि क्योंकि लोग टीवी में चमकने की कोशिश में लगे थे, लेकिन उसी समय श्रीनगर के अंदर दर्शकों बाद थिएटर हाउसफुल चल रहे थे और अलगाववादी दूर दूर तक नजर नहीं आते थे। अब ये भी देश ने देखा। तो बदले हुए लाल चौक की तो बात प्रधानमंत्री ने कही, लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस को उनके एक पुराने बयान पर भी घेरा। कोरोना महामारी के दौरान कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि भारत के हालात पर हार्वर्ड में स्टडी होगी। कल राहुल गांधी ने भी हार्वर्ड का जिक्र करते हुए कहा था कि हार्वर्ड में यह स्टडी होनी चाहिए कि किस तरह से एक बिजनेसमैन को सरकारी मदद ने बड़ा बिजनेसमैन बनाया। बार बार कांग्रेस की ओर से हार्वर्ड का जिक्र सुनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फुल हार्ड वर्क के साथ आए थे। उन्होंने हार्वर्ड का नाम लेते हुए उनकी एक स्टडी का जिक्र किया और ये वो स्टडी है जिसका जिक्र उन्होंने किया है। हम अभी आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। ये वो स्टडी है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, जिस विषय पर बात हुई, जिसके बारे में सुनकर कांग्रेस भी परेशान हो गई। इस स्टडी का टॉपिक था राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी, यानी उत्थान और पतन की कहानी है यह कांग्रेस पार्टी की। और यह रिसर्च हुआ हार्वर्ड में, इसका जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्टडी का टॉपिक बताकर कांग्रेस को मंथन करने की सलाह दी। सुनिए एक बार। कुछ लोगों को हार्वर्ड स्टडी का बड़ा क्रेज है। हार्वर्ड स्टडी है, बड़ा क्रेज है। कोरोना काल में ऐसा ही कहा गया था और कांग्रेस ने कहा था कि भारत की बर्बादी पर हार्वर्ड में केस स्टडी होगी, ऐसा कहा था। और कल फिर सदन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी की बात कल फिर हुई। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, बीते वर्षों में बीते वर्षों में हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी हुई है। और उस स्टडी है, उसका टॉपिक क्या था मैं जरूर सदन को बताना चाहूंगा। और ये स्टडी हो चुकी है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। ये स्टडी हो चुका है और मुझे विश्वास है अध्यक्ष जी, मुझे विश्वास है भविष्य में कांग्रेस की बर्बादी पर सिर्फ हार्वर्ड नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अध्ययन होना ही होना है और डुबाने वाले लोगों पर भी होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस कटाक्ष के जरिए यह बता दिया कि स्टडी कांग्रेस की बर्बादी पर होगी। दरअसल वो ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने आलोचना से ज्यादा समय आरोप लगाने में लगाया है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कांग्रेस के लिए दुष्यंत कुमार का एक शेर भी पढ़ा और इस शेर के जरिए वो ये बताना चाहते थे कि कांग्रेस को जिन मुद्दों पर सरकार की आलोचना करनी चाहिए, वो मुद्दा ना उठाकर झूठे आरोप लगाने में ही वो पार्टी उलझी रही। इस प्रकार के लोगों के लिए दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही है और दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है। उन्होंने कहा है, तुम्हारे पांव के नीचे
तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, बिना सर पैर की बातें करने के आदी होने के कारण उनको ये भी याद नहीं रहता है कि वो खुद का कितना कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। कभी एक बात, कभी दूसरी बात, कभी एक तरफ, कभी दूसरी तरफ। हो सकता है वो आत्मचिंतन करके खुद के अंदर जो विरोधाभास है उसको भी तो ठीक करेंगे। अब 2014 से ये लगातार कोस रहे हैं, हर मौके पर कोस रहे हैं, भारत कमजोर हो रहा है, भारत की कोई सुनने को तैयार नहीं है, भारत की दुनिया में कोई वजूद नहीं रहा, न जाने क्या क्या कहा। और अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया है कि दूसरे देशों को दबका कर फैसले करवा रहा है। अरे पहले ये तो तय करो भाई कि भारत कमजोर हुआ है कि मजबूत हुआ है। विपक्ष के नेता हर बार अपने संबोधन में बेरोजगारी का जिक्र करते हैं। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक कहानी सुनाई है, जिसे सुनकर विपक्ष में बैठे लोग भी हंसे बिना खुद को नहीं रोक पाए। उनकी इस कहानी का भावार्थ यह था कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में बेरोजगारी के नाम पर केवल कानून बनाए, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाए। लोग ऐसे निराशा में डूबे हैं, ऐसे निराशा में डूबे हैं। काका हाथरसी ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। आदरणीय अध्यक्ष जी, आखिर ये निराशा भी ऐसे नहीं आई है, इसके पीछे कारण है। एक तो जनता का हुक्म, बार बार हुक्म, लेकिन साथ साथ इस निराशा के पीछे जो अंतर मन में पड़ी हुई चीज है, जो चैन से सोने नहीं देती है। माननीय अध्यक्ष जी, एक बार जंगल में दो नौजवान शिकार करने के लिए गए और वो गाड़ी में अपनी बंदूक नीचे उतार करके थोड़ा टहलने लगे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा अभी आगे चलना है तो थोड़ा जरा हाथ पैर ठीक कर ले, लेकिन गए थे तो बाघ का शिकार करने के लिए, और उन्होंने देखा आगे जाएंगे तो बाघ मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि वहीं पर बाघ दिखाई दिया। अभी नीचे उतरे थे, अपनी गाड़ी में बंदूक वहीं पड़ी थी। बाघ दिखा, अब करे क्या? तो उन्हें लाइसेंस दिखाया कि मेरे पास बंदूक का लाइसेंस है। इन्होंने भी बेरोजगारी दूर करने के नाम पर एक कानून दिखाया, वो कानून बना दिया है। अरे देखो, कानून बना दिया है। ये इनके तरीके हैं, पल्ला झाड़ दिया। यानी सदन में प्रधानमंत्री ने आज बिना विपक्ष में किसी का नाम लिए
सबको सीधे सीधे उन पर वार किया। लेकिन एक बात फिर से राहुल गांधी की तरफ से रखी गई और वो ये कि अडानी को लेकर प्रधानमंत्री खामोश रहे।